नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज चर्चा का विषय है मनोहर लाल का प्लान 2024 कितना मनोहर और वो कितना भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ ले जाएगा, कितना उसे जो है एक सुखद स्थिति प्रदान करेगा जैसी वो चाहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना विजन प्रस्तुत किया कि वो हरियाणा में तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, तमाम सारे कल्याणकारी काम कर रहे हैं, तमाम जातियों को जो है उन्हें तमाम सारे लाभ दे रहे हैं, तमाम समुदाय और सबको वो किस तरह से साध रहे हैं, इन सब को लेकर उन्होंने विजन प्रस्तुत किया। इसी विजन पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराते हैं और चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, हमारे साथ में डॉक्टर मेहर सिंह हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, हमारे साथ में उमेश भाटी साहब हैं जजपा से, जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा की मिलकर सरकार है, और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आनंद सवरिया जी हैं, और हमारे साथ में ओंकार सिंह है जो इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। मैं शुरुआत इंडियन नेशनल लोकदल से करूंगा कि कल मनोहर लाल ने अपना एक विजन प्रस्तुत किया कि किस तरीके से वो जजपा और भाजपा का जो गठबंधन है वो किस तरीके से एक जीत की दिशा में लेकर के जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। उन्होंने तो जजपा की बात बाद में कही, जरूरत पे उनका सहयोग लेंगे। उनका ये था कि हम जो है अकेले बूते सरकार बनाने की स्थिति में है और इसके लिए हमारे पास तमाम सारी योजनाएं हैं। जी ओंकार जी। जी अजय जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो गठबंधन है ये सरकार का गठबंधन है, पार्टियों का गठबंधन नहीं है, दिलों का गठबंधन नहीं है। ये तो सिर्फ लूट मचाने का गठबंधन है, समय पास करने का गठबंधन है। और जहां तक आपने कहा कि 9 वर्ष की उपलब्धियां ये जनता में बतला रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये 9 वर्ष की उपलब्धियां जनता में बता रहे हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे, ये हमारा काम कर रहे हैं। क्योंकि इनकी 9 वर्ष की उपलब्धियां ही तो जनता जानना चाहती है कि इन्होंने 9 वर्ष में किया क्या। ये 9 वर्ष की उपलब्धियां जनता को बताए जाएंगे और जनता इनसे टूटेगी, क्योंकि 9 वर्ष में इन्होंने किया क्या। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, म्यूटेशन, टैक्स, रजिस्ट्री, बिजली का बिल, किया क्या इन्होंने। गैस का सिलेंडर कहां तक पहुंचा दिया, पेट्रोल और डीजल कहां पहुंचा दिया। ये अपनी 9 वर्ष की उपलब्धियां बताएं जनता को, हम भी यही चाहते हैं। हम भी जनता को इनकी 9 वर्ष की उपलब्धियां बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, कैसे जनता को परेशान किया, कैसे किसानों से लेके पहलवानों तक प्रत्येक वर्ग को प्रताड़ित किया, परेशान किया, डंडा चलाया। प्रत्येक वर्ग की फिटनेस टेस्ट की इन्होंने, प्रत्येक वर्ग पर आंसू गैस के गोले छोड़े। यही हम चाहते हैं, यही ये चल रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, 24 फरवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा शुरू कर दी सिंगार गांव से, जो 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आके समाप्त होगी ताऊ देवीलाल जी के सम्मान दिवस के दिन। उस पद यात्रा में जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपना विजन स्पष्ट किया जनता के प्रति, 2024 के प्रति, तब से सभी दलों में खलबली मची है और बीजेपी का तब से जन संवाद शुरू हो गया। आप देखिए 9 वर्ष होने को है, अभी तक मुख्यमंत्री महोदय को अपने कार्यालय से खेत तक जाने का रास्ता नहीं मालूम था। ये 24 फरवरी को जब यात्रा शुरू हुई, जनता जुड़ना शुरू हुई, तब मुख्यमंत्री महोदय का जन संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। और देखिए, लोकतंत्र है, राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता। लोकतंत्र में राजा जनता पैदा करती है, लेकिन इनमें ये कहीं ना कहीं गलतफहमी होगी कि ये राजा बन गए। इसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, कोई गैर कानूनी काम नहीं हम करेंगे, कानून के दायरे में बात करेंगे। कल मोदी जी ने राजदंड स्थापित किया। राजदंड क्या चीज है? जब राज प्रथा थी तो राजदंड का प्रयोग होता था। आज दंड देने की शक्ति किसको है? न्यायालय को। और न्यायालय किस आधार पर दंड देता है? संविधान और कानून के आधार पर। हाँ, आजादी से पहले जब राज प्रथा थी, राजा बदलते थे, एक राजा दूसरे राजा को राज दे देता था, तब राजदंड का प्रयोग होता था। आज एक नया फार्मूला, जनता का ध्यान भटकाने का काम है। सिर्फ साउथ के वोटर को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक राजदंड ले आए। ठीक है, वो राजदंड होना भी चाहिए, लेकिन उस राजदंड से जनता को क्या मिलेगा?
और बात चलिए मेहर जी, अब इसी पे आगे भी सबकी एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं। मैं डॉक्टर मेहर सिंह जी के पास जाऊंगा। मेहर जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ओंकार जी कि राजदंड स्थापित किया गया और राजदंड के आधार पर वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि हरियाणा में भी राजदंड स्थापित हो जाएगा और अब भारतीय जनता पार्टी को यहां से कोई उखाड़ नहीं पाएगा। इसके लिए विजन 2024 बना लिया गया है, प्रधानमंत्री से उस पर चर्चा हो गई है और उस चर्चा के बाद में भाजपा को लगता है कि अब यही विजन उन्हें लोकसभा और विधानसभा दोनों में जीत दिलाएगा। जी मेहर जी। देखिए जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके चैनल पर। मैं ये कहना चाहूँगा, राजदंड तो लागू हो चुका है। जब राजदंड वहाँ स्थापित किया जा रहा था तो जंतर मंतर पर दंड दिया जा रहा था। वो राजदंड शुरू हो गया कल से। राजतंत्र में बदल चुकी है इनकी मानसिकता। वैसे मानसिकता पहले भी यही थी, लेकिन आज कल इन्होंने ये करके दिखा दिया। जंतर मंतर पे हमारी बेटियों को कितना प्रताड़ित किया। तो पहली बात तो यह है कि इन्होंने राजदंड दे दिया और हमारी बेटियों को दे दिया और उसका इनको भुगतना पड़ेगा। किसी का भी आज जब तक भी, और ये जो अगर पुरानी बातें करते हैं, जो अपने ये शास्त्रों की बातें करते हैं, दंड जो सीता को मिला था, दंड जो द्रौपदी को मिला था, उनके परिणाम सभी को मालूम है। आज कल दंड हमारी बेटियों को, जो जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, उनको दंड दिया गया है। अब ये बात हरियाणा पर आते हुए, हरियाणा की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं, तो ये सब पर लागू होता है। ये दंड सभी को दे दिया, इन्होंने जनता को दंड दे दिया है एक तरह से। अब हम इसको ये देखना चाहते हैं कि इनकी जो अचीवमेंट की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले भी यहाँ शिक्षा पर चर्चा थी, उसमें उजागर किया था। कम से कम 1900 स्कूलों में तो पीने का ही पानी नहीं है, बिजली का प्रबंध नहीं है, 50% टीचर्स नहीं है। क्या उपलब्धियां हैं? जो राष्ट्र शिक्षित नहीं है, जो प्रदेश शिक्षित नहीं है, वो प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश कहा जाएगा। और जिन लोगों को 5 किलो अनाज जो है बुरे वक्त में दिया गया और तमाम सारी सुविधाएं दी गई। सरकार कहती है कि उसने पूरी तरह से संबल दिया, हरियाणा में किसी को कोविड से मरने नहीं दिया है। और क्या चाहिए? हरियाणा में कोविड से अगर मृत्यु दर कम है तो उसका कारण है जो धूप जबकि आपकी दिल्ली में सबसे ज्यादा मरे। हाँ, दिल्ली में सबसे ज्यादा यूं मरे कि जो आदमी विटामिन डी का इस कोविड से बहुत तगड़ा संबंध था और जो धूप में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनको कोरोना ने ग्रसित नहीं किया। उसका कारण ये है, दिल्ली में लोग अंदर रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, उन लोगों की मृत्यु दर ज्यादा हुई है। और दिल्ली में ही नहीं, बॉम्बे में भी हुई है और कलकत्ता में भी हुई है, सभी महानगरों में हुई है, केरला में भी हुई है। जहां पर ये जो इंडोर सिस्टम ज्यादा है, इंडोर काम ज्यादा है, वहां पर हुई है। जहां तक कोरोना की, जहां तक अनाज की बात है, पहले भी, इससे पहले भी और इनकी सरकार आने से पहले भी, 14 से पहले भी, ये 2 रुपए गेहूं और 2 रुपए 3 रुपए जो चावल है और 1 रुपया मोटा अनाज, ये मिलता ही था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 1 रुपया 2 रुपया देने में कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं था। ये क्या करते हैं कि छोटा सा कुछ पकड़ा के, जोंजना पकड़ा के, और फिर उसकी चर्चाएं बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इनकी सड़कें देखिए बनी हुई, इनके बिजली देखिए, हरियाणा में बुरा हाल है। बिजली हर 10 मिनट में बिजली गायब होती है। और लोग शहरों में भी यही हालत है। ये कहते हैं, बोर्ड लगा रखे हैं, इतने गांव को हमने 24 घंटे बिजली दे दी। एक गांव को 24 घंटे बिजली नहीं है। वहां पर जो जहाँ भूमि के स्तर पर, चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के दोबारा आऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत सारी चीजों के जो दावे किए जाते हैं, मेहर जी का कहना है कि वो दावे इस तरह से नहीं है। मैं वेद जी के पास जाऊंगा। वेद जी, जिस तरह से स्थिति, विजन तैयार किया है जो मनोहर लाल ने, वो मनोहर है, पूरे हरियाणा का मन मोह रहा है। और वो हरियाणा में फिर 2024 में भाजपा की सरकार, मनोहर की सरकार स्थापित करेगा, मोदी की सरकार स्थापित करेगा, डबल इंजन की सरकार स्थापित करेगा। तो यह कहा जाता है। एक हमने आपके साथ चर्चा करी थी, आप सबके साथ में,
कि हरियाणा में भी 40% कमीशन वाली बात आई थी। और अभी कल एक घटना हुई कि आंधी चली तो जो बनाया गया उज्जैन में महाकाल लोक, वहां पे मूर्तियां धड़ धड़ टूट टूट के गिर गई और तमाम गिर गई। तो लोगों ने वहां पर कमेंट किया कि असली 40% तो यहां देखिए मंदिर में भी हो रहा है। तो क्या ये विजन जब आ रहा है, 40% की बातें भी उठ रही हैं और बहुत सारी चीजें हैं, हरियाणा की जो देश की भी बेटियां हैं, वो बेटियों के साथ में जो स्थितियां हो रही, इन सब के बाद में जो खामोशी है, इन सब के बाद में आपको लगता है कि विजन 2024 कितना कारगर होगा? जी। अजय शुक्ल जी, भाई ओंकार जी, भाई उमेश भाटी जी, भाई डॉक्टर आनंद सावरिया जी, भाई डॉक्टर मेहर सिंह जी और लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाजपा जुमलेबाज पार्टी है, जुमले उछालती है। इनका विजन क्या है वो जनता ने बता दिया कि भाई आपकी विदाई तय है, हमें आपका विजन नहीं चाहिए। इससे ज्यादा हाँक रहे थे ये 2019 में। तब तो ये कहते थे हमारे सामने कोई है ही नहीं, हम तो 75 पार हैं, और बाद में तो 80 पर आ गए थे। जनता ने इनका क्या हाल किया आपके सामने है। विगत 3 सालों से गांवों में घुस नहीं पा रहे, लोगों में जा नहीं पा रहे। प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार के खिलाफ ना हो। जितने आंदोलन इस सरकार के खिलाफ हुए हैं, आज तक किसी सरकार के खिलाफ नहीं हो रहे। ये जो कथित जन संवाद मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, 5 किए हैं, पांचों के अंदर भारी विरोध हुआ है। आखिरी इनका जन संवाद हमारे ही क्षेत्र अहिरवाल में जो इनका गढ़ है वहां हुआ। वहां मुख्यमंत्री को कैसे घेरा गया, क्या हालत हुई, और मुख्यमंत्री ने बयान देकर कहा कि भाई ये अधिकारियों की गलती है, विधायकों की गलती है, पल्ला झाड़ कर चले गए। जब जनता ही इनसे संतुष्ट नहीं है तो इनके विजन से कौन संतुष्ट होगा। और कल जब इन्होंने विजन प्रस्तुत किया दिल्ली के अंदर, तब तो ये प्रजातांत्रिक इतिहास का काला दिन था। एक तरफ प्रधानमंत्री तथाकथित नई संसद का तथाकथित उद्घाटन कर रहे थे, जिसमें विपक्ष पूरा गायब था। दिल्ली की सड़कें वीरान थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। जहां नई संसद का उद्घाटन हो रहा था उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर मेट्रो बंद थे, सड़कें बंद थी, और जंतर मंतर पर हरियाणा की बेटियों के साथ किस तरह राजदंड का प्रयोग किया वो आपके सामने है। उस विजन का पहला जो फासिस्ट विजन है भाजपा का, उसका पहला शिकार कौन बना? महिला। और महिला में भी कौन? हरियाणा की महिलाएं, क्योंकि कुछ पंचायत करने जा रही थी। पूरे प्रदेश के अंदर जो किसान मजदूर आम जन थे उनकी अवैध हिरासत ली गई। तो इनको कल का दिन काला दिन भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में लिखा जाएगा। और उस काले दिन इन्होंने अगर कोई काला विजन रखा है, उस काले विजन के सुपरिणाम कैसे आ सकते हैं? आपने 40% घोटाले की बात की, आपने 40% घोटाले की बात की। वेद जी, काला इतिहास कैसे लिखा जाएगा जब इतिहास लिखने का अधिकार ही आपसे छीन लिया गया? इतिहास लिखने का अधिकार तो इतिहास की कमेटी लिख रही है। देखिए, आप सत्ता के बल पर जो चाहे इतिहास लिख सकते हैं, और आपका लिखा हुआ इतिहास आप पढ़ा सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, पर इतिहास किसी को बख्शता नहीं। और इतिहास, सच्चे इतिहास को लिखने से कोई रोक नहीं सकता। और इतिहास कभी दबता नहीं, छुपता नहीं, सत्य हमेशा धरती चीरकर सबके सामने आता है। आपने 40% कमीशन की बात की। हरियाणा में 30 घोटाले हुए, 30। आप चाहें तो मैं उनकी लिस्ट दे सकता हूं। और मुख्यमंत्री ने उन 30 घोटालों की जांच के लिए 30 एसआईटी नियुक्त की हैं। एक भी एसआईटी ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी, एक भी घोटाला का मुकाम पर नहीं पहुंचाया। हरियाणा के अंदर, खट्टर राज्य के अंदर जितने भी सरकारी निर्माण हुए हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं भाजपा जजपा के साथियों को, वो मेरे साथ चल पड़े, कहीं भी चल पड़े।
1 साल जिस निर्माण को हुआ होगा वो खंडर में तब्दील हो गया। ये निर्माण खंडर में तब्दील कब होता है? लेकिन काम तो हुआ है सर, काम तो हुआ है ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, पहले मेरी ये बात तो सुन लीजिए ना, काम की बात फिर पूछिए, पहले मेरी इसको तो पूरी हो लेने दीजिए। जहां भी निर्माण हुआ है 1 साल के अंदर वो खंडर हो गए। आप कहीं भी जाकर मेरे साथ चल सकते हैं, मैं प्रत्यक्ष दिख सकता हूँ। पहले 10-12 साल तो चलते थे, इनका तो 1 साल भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि भारी कमीशन लिया जा रहा है, भारी लूट हो रही है। अब आप कह रहे हो काम हुए हैं। शुक्ल जी, काम कहां होंगे? जमीन पर होंगे या आसमान पर होंगे या स्वर्ग में होंगे? काम तो जमीन पर होंगे। जब भाजपा सरकार ने विगत 9 सालों में नए प्रोजेक्ट्स के लिए 1 इंच जमीन अधिकृत नहीं की, 1 इंच जमीन ली नहीं, तो निर्माण कहां से होंगे? ये जो कांग्रेस के जमाने के प्रोजेक्ट है, उन्हीं पर ये कार्य चलाकर अपनी मोहर लगाकर अपने काम बता रहे हैं। जनता अच्छी तरह जानती है। आप कह रहे हो कि मनोहर चलिए, जनता अच्छी तरह जानती है। लास्ट बात मैं भाजपा के साथियों, जजपा के साथियों से कहना चाहता हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि जब वो चर्चा करें तो मुझे बता दें उन्होंने विगत 9 साल में कौन सी नई योजना शुरू की। वो ये कह सकते हैं हमने सुधार किया, वो किया। एक नई योजना बता दे जो कांग्रेस ने नहीं शुरू की थी, जो इन्होंने शुरू की हो। और अंतिम बात, आपने जो अनाज की कही थी, ये एहसान नहीं कर रहे। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया था। अगर सरकार किसी को भोजन नहीं देती, कोई कोर्ट में जा सकता है और इनके ऊपर संवैधानिक रूप से राशन ले सकता है। ये जो मोदी जी जो असली बात को छुपा रहे हैं कि वो राइट टू फूड के तहत है, वो कानून संवैधानिक अधिकार है जो देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जी, बड़ी बात कही। मैं जजपा के पास जाऊंगा। उमेश जी, जिस तरह से सब लोग बता रहे हैं, आप सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, और जब सहयोगी दल है, जिस तरह की स्थितियां हैं, तो 2024 का जो विजन है, उस विजन में भाजपा तो कह रही हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। फिर आपकी क्या स्थिति होगी यदि पूर्ण बहुमत से आ गए, और नहीं आए तो चलिए आपका सहयोग होगा, लेकिन वैसे क्या है? तो इसका मतलब है क्या स्थिति आप देखते हैं, कैसे देखते हैं उमेश जी? अजय जी, पहले तो हिंदुस्तान चर्चा के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। जो नए संसद भवन की जो है कल जो नींव रखी गई, जो एक तरह से जनता को समर्पित किया गया है, उसकी सभी को शुभकामनाएं। और जो विद्रोही जी ने इतना सुंदर जो है यहाँ पर भाषण दिया, उसके लिए विद्रोही जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने किस तरीके से, मतलब जुमले की सरकार तो वो बीजेपी के बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है क्या सारे जुमले जो है विद्रोही जी ने बोल दिए। नए संसद की जो शुरुआत हुई, तो मैंने कहीं पढ़ा कि वास्तु के हिसाब से पूरे सांसद को तैयार किया गया है। तो हम अपने जब वास्तु के हिसाब से अपने मकान को तैयार करते हैं, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी जो है बाहर रह जाती है वो, और पॉजिटिव एनर्जी जो है संसद के अंदर रह गई। तो जो नेगेटिव एनर्जी, इसीलिए शायद विपक्ष बाहर रह गया, इसीलिए शायद विपक्ष बाहर रह गया। 20 पार्टियां नेगेटिव एनर्जी है कि जिन्होंने पूरे देश को नेगेटिव किया हुआ है इन्होंने। और हालत ये है कि इतने नेगेटिव हैं कि जो पॉजिटिव काम हो रहे हैं उनके अंदर बिल्कुल नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। नेगेटिव एनर्जी में आ गए सर। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें, देखिए आप अभी आपने कल राष्ट्रपति जी का भी सुना होगा भाषण। राष्ट्रपति जी ने भी जो है धन्यवाद किया है, राष्ट्रपति जी ने भी, कि इतना सुंदर जो है सांसद भवन जो है दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से वहां पर एक हमारी जो संस्कृति, जिसको के इलाहाबाद में रख के आ गए थे जो है जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उनको मिला। और उन्होंने उनको क्यों मिला? क्या वो भी राजा थे क्या? वो जो आज ये मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि मोदी जी राजा है, मोदी जी को दिया गया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी को जब दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी भी क्या उस समय राजा थे क्या? तो जवाहरलाल नेहरू जी, इसको इन्होंने संस्कृति को इलाहाबाद में छुपा के रख दिया। ये तो मोदी जी है। उमेश जी तथ्य को कृपया सही कर ले। उस समय लोकतांत्रिक, वेद जी एक सेकेंड मेरी बात। उस समय लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी जिस समय वो मिला था।
सत्ता हस्तांतरण का जो वो था, वो स्थिति ब्रिटिश शासन से भारत को आई थी। उसके बाद में 1950 से 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ। उसके बाद में लोकतंत्र की स्थिति आई। जवाहरलाल नेहरू जी को क्यों दिया गया फिर? नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू जी को क्यों दिया गया? पहले सुन लीजिए, उन्हें दिया नहीं गया था। नहीं, उन्हें उनके नहीं दिया हाथ, गया था। मैंने उनके खुद फोटो देखी है, उनके हाथ में वो दंड है। सुन लीजिए, वो दूसरी चीज है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? चलिए छोड़िए, आगे बढ़े क्या? मैंने बता दिया, मैंने तथ्यात्मक गलती थी वो बता दी। तो जो नेगेटिव एनर्जी है, ये आज के समय में जो विपक्ष है, ये विपक्ष नेगेटिव एनर्जी का काम कर रहा है। ये जानबूझ के जो है जनता को किस तरीके से भ्रमित कर सकते हैं, इस तरीके की चीजों को फैलाते हैं भ्रमित करने के लिए, क्योंकि आज के समय में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने कल ना जाने का प्रण लिया, मैं तो कह रहा हूं कि भगवान ये ऐसा प्रण ले कि संसद में जाए ना कोई भी, जो है, क्योंकि हालत इनकी यही है। ये एक दिन की बात नहीं है, इनको पता है कि 2024 में ये नहीं जाने वाले हैं वहां पे, तो इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन बात अगर हम करें हरियाणा की, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, देखिए ये प्री इलेक्शन जो है हमारा गठबंधन नहीं था, पोस्ट इलेक्शन गठबंधन था। दोनों की अपनी बातें हैं, अपना काम करने का तरीका है, लेकिन हरियाणा को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक पूरा किसी को भी समर्थन हरियाणा के लोगों ने नहीं दिया था, तो इसलिए पोस्ट इलेक्शन गठबंधन हुआ। लेकिन पोस्ट इलेक्शन गठबंधन के बावजूद इतना अच्छा काम अगर देखें अगले 3 साल के हरियाणा के अंदर हुआ है कि जो हरियाणा नंबर 1 का जो नारा कांग्रेस ने दिया था, तो वो तो नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर इस 3 साल के अंदर हरियाणा को नंबर 1 बना दिया है। आज हरियाणा जो है हर चीज में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे किसी फील्ड में देखेंगे आप, नंबर 1 है हरियाणा। इनकी नेगेटिव बातों पे मैं नहीं जाता हूं। अगर बात करते हैं कि विजन की बात, जैसे बात करी थी कि भाई भाजपा ने अपना विजन रखा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी एक भाजपा के साथ में मात्र 10% के अंदर जो है उनके साथ में सरकार में है, लेकिन इसके बावजूद हमारी पूरी 90 के 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी है। हमारे पूरे जो है 90 विधानसभाओं पे हमारे पास मजबूत दावेदार हैं, तो वहां पर मजबूती से जो है इलेक्शन फाइट कर सकते हैं और इलेक्शन जीतने की कुवत रखते हैं। तो हम अपने पूरे 2024 की तैयारी हमने पूरी की हुई है। जो काम दुष्यंत चौटाला जी ने जो हरियाणा के अंदर किए हैं, दुष्यंत चौटाला जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि देखेंगे सबसे ज्यादा काम के लिए जो लोग जो जाते हैं, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है हरियाणा के अंदर, वो दुष्यंत चौटाला जी है। तो उनके जो काम करने की जो तरीका है, उस एक सेकंड बस, उनका जो काम करने का तरीका है, उस काम करने के तरीके को हम लेकर जाएंगे हरियाणा के अंदर आगे। सभी जो है गर्व के अंदर है, क्या होता है भाजपा जसपा का गठबंधन इसी तरीके से मजबूती से आगे चुनाव लड़ता है। जो सीटें हमें मिलेंगी हम उसको बखूबी से लड़ेंगे, और ये अगर कोई बात ऐसे बनती है तो उस हिसाब से हमारे 90 की 90 सीटों पे हम लोगों के पास मजबूत उम्मीदवार है। और आपको मैं यकीन से कहता हूं अपने चैनल पे कि हम यहाँ पे जीतेंगे और मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे। जजपा के पास में अपना मजबूत आधार है, ये कहना है उमेश जी का। मैं आनंद जी के पास जाऊंगा। आनंद जी, बहुत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विजन 2024 लोकसभा और विधानसभा में पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ता दिखाई देता है हरियाणा। और उसके लिए जो उन्होंने कहा कि हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, सबको जोड़ने का काम किया है, तमाम काम किए हैं, उसका हमें लाभ मिलेगा। जी आनंद जी। जी अजय जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने विपक्षियों ने इतनी नेगेटिविटी इस वक्त स्टूडियो में फैलाई थी, और इसीलिए वो बाहर थे, वहां से निगेटिव उससे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आधा घंटे से इन सबका प्रलाप सुन रहा था बड़े ध्यान से, और नोट कर रहा था कि आज की डिबेट कुछ और थी। और मैं इन सब मेरे विपक्षियों से कहूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं, जितना टाइम आप मुझे देंगे, ये बीच में कोई ना बोले। देखिए, आज का मुद्दा है कि मनोहर जी का जो प्लान है, जो उद्देश्य है इलेक्शन के बारे में, मुद्दा वो था। लेकिन हमारे जो विपक्षियों ने आकर के जो नेगेटिविटी फैलानी शुरू करी, अब देखिए, अब ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप की बात है,
ओंकार सिंह जी, इन लोग जो पार्टी है, चौटाला साहब की जो पार्टी है, उससे बड़ा डिक्टेटरशिप तो दुनिया में कोई नहीं होता है। और आप कहते हैं जनता आपकी सवाल सुनती है, आप तो शुरू दिन से जनता से संवाद करने की कोशिश करते हैं और जनता ने आपको जवाब दे करके एक एमएलए आपका असेंबली में ऊपर है। मैं आज वो आक्षेप पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना काम मेरी सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में किया है, चाहे वो जन धन योजना हो, चाहे वो ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, जितना काम हमने किया है। देखिए, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ध्येय को मान के चल रहे हैं कि लाइन में जो आखिर में जो आदमी खड़ा हुआ है उसकी डेवलपमेंट की बात करें। हमारे मनोहर लाल जी उस अंत्योदय के इंचार्ज रहे कितने सालों तक। हमारा ध्येय सत्ता जो इलेक्शन है, हमारी पार्टी का ध्येय हमेशा हम तैयार रहते हैं इलेक्शन के लिए, और हमारा इलेक्शन में आने के जीतने का मकसद सिर्फ सेवा करना है। इन विपक्षियों की तरह से बड़े बड़े मकान बनाने के लिए, अभी आप आम आदमी पार्टी का आदमी जिक्र कर रहे थे, आम आदमी के पार्टी को तो किसी चीज में विश्वास नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। आपने सवाल पूछा था कि दिल्ली में इतने सारे कोरोना से आदमी मरे, तो मेरे एक साथी, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं स्पेशलिस्ट हूं, उन्होंने कहा दिल्ली में विटामिन डी नहीं मिली इसलिए मर गए। नहीं भाई साहब, विटामिन डी नहीं, आपके मुख्यमंत्री ने कानून तोड़ के 70 करोड़ का घर बनाया और उसको टाइम ही नहीं मिला कि वो कोरोना को किस तरह से लोग, तो आज वो मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है कि 2024 क्या बात कर रहे हैं, जब हरियाणा में इलेक्शन आएगा तो उसमें हम हरियाणा में बहुमत सरकार बनाएंगे और लोकसभा की 20 की 20 सीट, और विजन की बात ही कर रहे हैं, विजन 2024 की बात कर रहे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में सर, लोकसभा की 10 सीटें हैं, 20 नहीं है। बोलिए बात, 10 चुप रहिए, ये आपकी आदत है, कांग्रेसियों की आदत है कि बीच बीच मैं कह रहा हूँ 10 सीटें। सुन तो लीजिए मैंने कहा क्या है। अरे सर, मैंने कहा क्या है, ये तो सुन लीजिए। के बाद सफेद है, आपको कांग्रेसियों को विद्रोही जी यूपी की भी 10 सीटें जीत ली उन्होंने, प्रलाप कर रहे थे। मैं 10 सीटें झूठ बोल रहे हैं, जितना करप्शन कांग्रेसियों ने किया है, जितना परिवारवाद ने सत्यानाश हरियाणा का बढ़ाया, हरियाणा की जनता ने 2024 में इस पारिवारिक फैमिलियों से छुटकारा लिया और ये कसम खा ली है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से वो अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है, सरकार अगर जनता अब झूठ बिकने वाला नहीं है, तो बिक गया जितना झूठ बिकना था आपका। तो ये मैं एक काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। आने वाले समय में एक आता हूँ आप लोगों के पास आता हूँ, क्या लेंगे? हांडी जमीन पर गिरेगी। देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, मैं देखिए क्या लेने दीजिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। कोई बात नहीं। ओंकार जी आप कह लीजिएगा, आपको कहने का मौका देंगे। ओंकार जी देखिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने। यहाँ संविधान की और कानून की जरूरत है, जिसकी रक्षा करना आपका धर्म है। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। चलिए, बड़ी बात कही है डॉक्टर। मैं आता हूँ वेद जी, आता हूँ आपके पास। ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, केवल 1 सेकंड, जैसे युवराज बोलता था, आप ही के पास आता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, 1 सेकेंड। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आनंद सांवरिया कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, अपने सांसद भी पूरे भेजेगी, और इस स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा तो जेजेपी के लिए आ जाता है कि जब पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे तो जेजेपी का साथ क्या करेंगे। जी बोलिए आनंद जी। नहीं, नो, मैं कह रहा हूं कि मेरे से पूछ रहे हो ना। नो, जेजेपी के साथ हम बड़े प्यार से सरकार बना करके हम देखिए, हम लोग जो जेजेपी और भाजपा की इस वक्त सरकार है, वो एक सकारात्मक राजनीति कर रही है। चलिए तो जेजेपी और बीजेपी की सकारात्मक सरकार है। अजय जी, मैंने इतने सालों से देखा है कि सरकारें तो गठबंधन से बनती है, पर पहली बार मैं देख रहा हूं
कि विपक्ष गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। ये अचंबा चलिए लगेगा चलिए शायद आपको। चलिए 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 विपक्षी गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। मैं वेद जी, हाँ अब बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए जल्दी से। अजय जी मेरी टर्म है। अजय जी, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ इसके बाद आप ही के पास आता हूँ। अरे एक सेकंड बाद आप ही बोल लेना, मैं चुप हो जाऊंगा। अजय जी, भाजपा वाले आप तो वैसे कितने चुप हो जाओ। लोकतांत्रिक हो गए, कितने बौखला गए। मैंने कहा बीच में टोका था, मैंने कहा भाई लंबी लंबी मत फेंको, हरियाणा में 20 सीट नहीं 10 अच्छा, सीट है लोकसभा आपसे की। भी कोई बताओ लंबी ये भी होती है? मैंने गलत कह अरे दिया क्या? कांग्रेसियों, आपसे भी कोई लंबी होती है क्या? सर जो सोनिया गांधी से चलिए पिक्चर क्या है अजय जी? चलिए मैं ओंकार जी के पास आता हूँ। ओंकार जी, अजय जी, आप बोलिए जो कहना चाह रहे थे, बोलिए। अजय जी देखिए, हमने किताबों में भी पढ़ा है और सुना भी है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ी थी, ये दूसरी बार तो जेजेपी ने चढ़ा दी जबरदस्ती। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे दयनीय स्थिति है तो जेजेपी की है। बीजेपी वाले मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये सरकार बीजेपी की है, आप हम जेजेपी से की कुछ नहीं ज्यादा ही मानते। नाराज दिखते हैं। लगाव है, देखिए लगाव है। बीजेपी नहीं, सुनिए, JJP बीजेपी के मुख्यमंत्री JJP कहते ने हैं जब हम इनकी बात अपने नहीं मानते। बता और ये दिया। बेचारों की दयनीय स्थिति ऐसी है, ये जबरदस्ती, जैसे बंदरी का मरा हुआ बच्चा साथ चिपका होता ना, जबरदस्ती चिपक रही है। और दूसरी बात, इससे ज्यादा गैरत की बेगैरत की बात क्या होगी, जब इन्होंने वोट लिया तो इन्होंने क्या बोला, ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की। इन्होंने क्या बोला, इनको यमुना पार पहुंचाएंगे। इन्होंने क्या बोला, ताई इंद्रो ठेके गामा में से बाहर निकाल देंगे। वो ताई इंद्रो आज भी बेचारी इंतजार कर रही है। इन्होंने बोला मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। आज अगर हरियाणा की ये स्थिति है, आज जनता और किसान अगर परेशान है, तो उसके लिए मुख्य दोषी जेजेपी है। चौटाला साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, चलिए दुष्यंत चलिए चौटाला इसकी बदनाम हो चुका है। दुष्यंत चौटाला को हम नहीं लेंगे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और दूसरा, इनकी जो 10 सीट आई, ये घर से नहीं लेके आए थे, ये इनेलो की ही सीट थी, क्योंकि इन्होंने मौके पे आके आया सीएम ऐसी व्यवस्था खराब करी कि पार्टी और परिवार में टूट होगी। अब जब भी कोई चीज टूटती है, एक अंश बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। लेकिन आज जनता ने देख लिया कि जो कहते थे मैं चौधरी देवीलाल जी का अनुयायी हूं, जो कहते थे असली वारिस मैं हूं, जनता ने देख लिया कि किसानों पर कैसे डंडे बरसाए। आज अगर हरियाणा में मुख्य दोषी कोई है तो जेजेपी पार्टी है। और बीजेपी जब भी कोई चर्चा होती है, ये कहते हैं, चलिए जेजेपी से ही जवाब ले लेते हैं। पहले जेजेपी से ही बात खत्म। जब भी कोई चर्चा होती है तो ये बीजेपी वाले कहते हैं हम अलग लड़ेंगे, ये कहते हैं नहीं हम गठबंधन में लड़ेंगे। जेजेपी वाले जबरदस्ती चिपके हुए हैं। और दूसरा, मैं कहता हूँ ये जन संवाद कार्यक्रम जो शुरू किया, ये जन संवाद कार्यक्रम जो शुरू किया, ये बहुत अच्छा शुरू किया। ये पहले होना चाहिए था। इसमें जनता को पता लग रहा है इनकी सच्चाई क्या है। आप देखिए जन संवाद कार्यक्रम में कहीं तो कोई अपनी इज्जत मुख्यमंत्री के पांव में छोड़ के जा रहा है, और कई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसे बाहर ले जाकर पीटो। ये तो हालात है मुख्यमंत्री की शब्दावली के। चलिए इस पे जेजेपी से बात कर लेते हैं पहले। ओंकार जी, मैं जेजेपी से बात कर लेते हैं। एक बात कह के समाप्त करूंगा। समय की भी सीमा है, समय की सीमा है। लोकतंत्र है, एक मिनट बस, एक मिनट, लोकतंत्र है, राजतंत्र तो नहीं। आज राजदंड कहां से आ गया? ये लोकतंत्र, आप लोकदंड की बात कीजिए, हो चुकी, आज राजदंड कहां से आ गया? ये ड्रामेबाजी अब जनता नहीं देखने वाली। जी चलिए, उमेश जी, इनेलो कह रही है कि सबसे बड़े हरियाणा के अपराधी आप हैं। आपने आखिर क्या अपराध किया भाई? सरकार में आप हैं, क्या आपने कोई काम नहीं किया, क्या नहीं किया, क्यों अपराधी हैं आप? क्यों आपको आपकी इनेलो ही आपको बता रही है अपराधी? इन्होंने कौन सा अपना वायदा पूरा किया, ये बता दें। हमारे बता रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। हरियाणा में कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। तो इनकी हालत ये है कि अगर पूरे देश में भी कुछ हो रहा होगा ना, तो वो भी जेजेपी ने किया है। तो इनके मतलब जो है ना, दिमाग और जो है ना पूरे जहन के अंदर, इनके अंदर जेजेपी इस तरीके से डर बैठ गया जेजेपी का। ये बोलने देंगे क्या? अब बोल लेने दीजिए, अब बोल लेने दीजिए प्लीज। जी
इनको अजय जी, 5100 पेंशन जरूर पूछना। इतनी जेजेपी से घबराहट इतनी हो चुकी है इनको कि इनको रात सारे को जवाब सपने के में सुनिए जेजेपी दिखाई उमेश जी, देती है। जो हाँ जी ओमकार जी ने जो कहा है उसके सबके जवाब दे दीजिए। भाई साहब, ओंकार जी के जवाब शायद आपके चैनल पे ही मैंने कितनी बार दे चुके होंगे, लेकिन हद यह है कि हर बार जब चैनल पे डिबेट पे आते हैं तो इनके पास 4 लाइनें गिनी चुनी होती हैं, जो इनके यहाँ पर अभय चौटाला जी ने इनको बताया गया, समझाया गया कि ये 4 बातें ही आपको हर बार जाके बोलनी है। तो वो रटे रटाए से शब्द है इनके पास में कुछ नया नहीं है। मैंने बताया ना, रात को सपने में भी इनको जेजेपी दिखाई देती है, सपने में भी इनको दुष्यंत चौटाला दिखाई देते हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि देश में किसी कोने में भी कुछ होता है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जेजेपी के काम है, जेजेपी के काम है। अरे हमारा तो देश में कहीं है भी नहीं, हम तो हरियाणा के अंदर है सिर्फ। लेकिन एक चीज तो उन्होंने मान ली कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा बनी है तो उसका पूरा श्रेय जननायक जनता पार्टी को जानता है। तो जननायक जनता पार्टी ने समर्थन दिया, साथ दिया भाजपा का। और सबसे बड़ी बात है, साथ ही नहीं दिया, उन्होंने जो बखूबी लगभग 3.5 साल के करीब हो चुके हैं, पूरे सरकार को चलाया है, बखूबी चलाया है और काम करके दिखाया है। बात हमारे जो भाजपा के हमारे जो है प्रवक्ता हैं विद्रोही जी ने कहा कि 10 नहीं 20, उन्होंने 20 सीटें बोली थी, तो हमारे विद्रोही जी ने कहा कि 10 सीटें हैं। तो विद्रोही जी इन्होंने अभी इस बार की बात नहीं करी, इन्होंने अगली बार की बात भी कर ली है इन्होंने, क्योंकि अगली बार भी लोकसभा में बीजेपी आएगी तो 10 सीटें ये और अगली बार की 10 सीटें, तो 20 सीटें हो गई। इसीलिए आप कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप अगले 10 साल तक बाहर है सरकार से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में जितने काम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने किए हैं उतने शायद आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। और आप एक बात बता दूं मैं, हमें गलत बोल रहे हैं, कि हमने एक सेकंड आप सिर्फ बोल लेना, आप बोल लेना। देखिए ये हमसे कह रहे हैं कि हमने भाजपा से गठबंधन करके सबसे गलत काम किया। हमारे से पहले जो हमारे बड़े थे उन्होंने गठबंधन किया हुआ था भाजपा के साथ में, तो अगर उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन उस समय किया तो क्या वो गलत था या आज गलत है? तो इसीलिए दोनों चीजों को ये आपस में झांक के देख लें। अब बात करें, एक सेकंड, 5100 की बात करी इन्होंने, 5100। देखिए हमने जो कहा था कि 75% नौकरी की वादा करते हैं, हमने 75% नौकरी के लिए पूरी मेहनत की और 75% नौकरी के लिए हमने अपना पूरा काम किया। दूसरा 50% की बात करें, 50% महिलाओं को 50% महिलाओं को जो है ना खाद्य आपूर्ति विभाग के हिसाब से डिपो उनको दिए जाएंगे, और जो भी जहां भी जरूरत पड़ेगी 50% जो कि महिलाओं की हमारी आबादी है हरियाणा की, उसको हम आगे लेकर आएंगे और हर काम में उनको समर्थन देंगे, साथ देंगे उनके साथ। 5100 की बात करें, आज हम भी 5100 पे अड़े हुए हैं। और हमने एक बात बोली थी, दुष्यंत जी ने क्लियर बोल दिया था कि हमारे पास अगर आज के समय में 56 हमारे विधायक होते तो पहली कलम से 5100 कर देते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम भाजपा के साथ मिलकर हम धीरे धीरे जितना बढ़ा सकते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। और हमारी अभी कोशिश रहेगी, हमारे पास साल भर का टाइम है, हम साल भर के टाइम में इसको 5100 करेंगे, हम 5100 करेंगे, पूरे साल का टाइम है। समय की सीमा, हाँ बिल्कुल, ओंकार सिंह जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ अगला सीएम दुष्यंत चौटाला ही होगा। मैं बोल देता हूँ कि ओंकार जी वो कह रहे हैं कि जो वायदे किए हैं वो पूरे करेंगे। अभी 1 साल बाकी है, पूरा ज्यादा ही बाकी है, 1.25 साल बाकी है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो कर लेंगे। डॉक्टर मेहर सिंह जी, आपके पास आ रहा हूँ कि जिस तरह की बातें बताई हैं, जेजेपी और भाजपा की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी के लिए कोई उम्मीद ही नहीं रह जाती है, क्योंकि शिक्षा भी अच्छी है, बाकी चीजें भी अच्छी हैं। जी देखिए, जब स्कूलों में अध्यापक नहीं है तो शिक्षा कहाँ अच्छी है? स्कूलों में इवन इनके टॉयलेट तक नहीं है तो कहाँ की शिक्षा अच्छी है? और इनके पास स्कूलों में पाठ्यक्रम ही ठीक नहीं है और टीचर ही नहीं होगा तो कैसे होगा? अस्पतालों में इनके पास डॉक्टर नहीं है, 40% डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, और जो थोड़े बहुत हैं वो आते नहीं है और फिर कमीशन खोरी करते हैं। तो ये शिक्षा और चिकित्सा 2 बड़े महकमे होते हैं जिससे देश की प्रगति होती है, प्रदेश की प्रगति होती है, वो इनके पास नहीं है। इसके बाद बात आई इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब मैं भी हरियाणा का रहने वाला हूं और बाकी मेरे साथी हैं जो प्रवक्ता आए हुए हैं वो भी हरियाणा के ही हैं। इनको सबको पता है सड़कें कितनी बुरी खराब है, टूटी पड़ी है, सेकंड गियर से ज्यादा गाड़ी चलती नहीं है, ये हालत इन्होंने सड़कों की कर रखी। तो इनकी उपलब्धि क्या है यही नजर नहीं आता। और जो कमीशन खोरी है इनकी वो इतनी बड़ी है, जैसे विद्रोही जी ने बताया कि
30 जो प्रोजेक्ट हैं इनके, उन सब में SIT बैठी हुई है। तो इन सब का जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर बीजेपी है, जो ये कह के आई थी कि हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। अच्छा, अब जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमने संगठन बना लिया है। हमने 11 लाख से ज्यादा मेंबरशिप बनाई है एक चलिए, महीने ये में। बात आप पहले बता चुके हैं, पिछली चर्चा में बता चुके हैं हाँ, उस संगठन के बारे में। तो कमोबेश आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से वायदे किए गए और चीजें हैं, एक लाइन बोलना चाहता हूं आपकी परमिशन से, और वो ये है कि भाजपा के पन्ने हमारी जब आम आदमी पार्टी की आंधी आएगी उसमें उड़ जाएंगे, और कांग्रेस से अभी तक संगठन नहीं बना पाई है। बाकी इन दो पार्टी के बारे में, इनेलो और जजपा के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये पहले ही हाशिए पर हैं। धन्यवाद। चलिए, मैं डॉक्टर सांवरिया के पास जाऊं, वेद प्रकाश जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले डॉक्टर सांवरिया के पास चला जाता हूं। डॉक्टर सांवरिया, जिस तरह की स्थितियां आई, सारे सवाल आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? जी अजय जी, मैं ओंकार जी की अभी बौखलाहट सुन रहा था कि इतने डिमोरलाइज हुए हैं वो जेजेपी की सत्ता में हमारा सहयोगी होने से, कि उन्होंने तो भाषा की मर्यादा भी तोड़ दी कि जेजेपी मरे हुए बच्चे के समान है। अरे इन लोग वालों, थोड़ा कम से कम भाषा की मर्यादा तो रखो। जेजेपी के साथ बीजेपी सरकार चला रही है, 3.5 साल से सरकार चलाई है, और बहुत ही सकारात्मक तरीके से सरकार चलाई है। मैं ओंकार सिंह से पूछना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल जी की लीगेसी, आप लोग बात कर रहे हो कि हम लीगेसी है। अरे वो तो जजपा की जो सीटें थी वो तो आप लोगों से 10 गुना निकली। तो इस तरह से आक्षेप लगाने से काम नहीं होता। और अब देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि मैं इलेक्शन में आऊंगा 2024 में, तो इसका वही हाल होगा जैसे गुजरात में हुआ, जिस तरह के हालात इनके लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुए, पंजाब में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, जलंधर में हुआ। सारा भारतीय जनता, हरियाणा की सरकार हरियाणा की जनता जाग चुकी है। ये वही केजरीवाल है जो पंजाब में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो हरियाणा को ब्लेम करते हैं, और वही जो मुख्यमंत्री इनके पंजाब में है वो जाके राजस्थान में कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कर्नाटक का नहीं बताया आपने। आने वाले समय में इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, कर्नाटक का नहीं बताया आपने। नहीं, पन्ने उड़ गए जब्त हुई है ना कर्नाटक। अच्छा, वहां का। चलिए, मैं आखिरी कमेंट के लिए वेद प्रकाश जी के पास जाऊंगा। वेद जी, जेजेपी ने कहा उनका गठबंधन मजबूत है, वो काम कर रहे हैं, जमीनी काम कर रहे हैं, और उनके नेता जन जन से मिल करके जनता की सहमति से बहुत काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इनेलो ने तमाम आरोप जेजेपी पे लगा दिए, वो उनकी नाराजगी जेजेपी से कुछ ज्यादा थी। उसके बाद में डॉक्टर आनंद सांवरिया भी कह रहे हैं जेजेपी के साथ ये सारा है। आप लोग फिर कैसे बोल रहे हैं कि गठबंधन गड़बड़ है और कुछ है? उनका इसका मतलब मिशन 2024 बिल्कुल सही है, वो तो आप लोगों को कहीं जगह नहीं देंगे। जी अजय जी, आप मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो जजपा को अपना सहयोगी ही नहीं मानते। और आप जजपा की सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होगा। तो गठबंधन कहां होगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनका अपना अंतर्विरोध ही बताता कि कोई गठबंधन नहीं होने वाला। दूसरी बात, किस विजन, जवाब देने देना इनको, या फिर आप ही बोल लो, किस विजन की बात कर रहे हैं ये लोग? मुख्यमंत्री जी ने, मेरी बात आरोप गलत हो सकते हैं क्या? नीति आयोग भी गलत है क्या? इनका ही नीति आयोग है। उस नीति आयोग के अनुसार सामाजिक मापदंडों में 30 राज्यों में हरियाणा की स्थिति 27वीं है। नीति आयोग के अनुसार जीडीपी ग्रोथ में हरियाणा का नंबर 13वां है। सरकार की एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अपराध में हम नंबर 1 है, महिला रेप में नंबर 1 है, हम संगठित अपराध में हम नंबर 1 है। सरकार के आंकड़ों के, सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार हम बेरोजगारी में नंबर 1 है। जो हमारी जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार बेरोजगारी में हम 17वें नंबर पर है। शिक्षा के अंदर इन्होंने कह दिया, जो सरकार ने रिपोर्ट जारी की थी भारत सरकार ने, टॉप 10 में भी नंबर नहीं है हरियाणा का। हरियाणा का नंबर 10 में 11वां दिल्ली का है और 12वां हरियाणा का है।
तो किस मामले में, किस मापदंड के अंदर हरियाणा नंबर 1 है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, लूट में नंबर 1 है। ये कह रहे हैं हमने कोई लूट नहीं की। अरे आपके जीवन स्मारक है, आपके जो दफ्तर बने हुए सर, हैं, काम RSS करते हैं तो गलतियां होती हैं, कुछ काम करते हैं है तो कुछ ही नहीं, गलतियां गलतियां नहीं है अजय सर। जी, हरियाणा काम करते हैं तो गलतियां नहीं होती हैं। काम करते हैं तो हम उनको पकड़ रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उनको भी साथ साथ पकड़ रहे हैं हम लोग जो है। वही जी जी तो काम कर बिल्कुल रहे सही। हैं, तो काम करने में जब कुछ गलत हमें दिख रहा है तो हमें कोई जरूरत नहीं कि विपक्ष हमें बताए कि यहाँ पे गलत है। हम खुद पकड़ रहे हैं उन लोगों को, अब जेल में डाल रहे हैं। एक मिनट अजय जी, मैं अपनी बात रख दूं, विद्रोही जी ने बात रख दी अपने एक बार बस, क्योंकि टाइम हो चुका है। नहीं, आप आपकी बात देखिए हो चुकी है, आपने कह भी दिया, मैंने रोका नहीं है। अजय जी एक मिनट बस खाली, एक मिनट खाली। अजय जी, इनेलो वाले तो शायद मुझे लग रहा है कि जेजेपी का सिर्फ पक्ष सुनना चाहते थे, और वो अजय जी जेजेपी का पक्ष जेजेपी सुन के चले गए। लेकिन बात मैं करूं वेद प्रकाश विद्रोही जी की, उन्होंने कहा कि मैंने एक बात रखी आपके चैनल के माध्यम से कि दुष्यंत जी सीएम बनेंगे, और डॉक्टर आनंद जी ने बात रखी कि बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेंगे मनोहर खट्टर। तो हमारी दोनों अलग अलग पार्टी है और हम अपने अपने सीएम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक मिनट अजय जी, लेकिन कर्नाटक की अगर बात करें, तो कर्नाटक में तो दोनों ही जो मंत्री थे वो कांग्रेस के थे, दोनों कांग्रेस के मंत्री थे ना, उन्होंने दोनों ने अलग अलग केवल मात्र दिखाने के लिए बुलाते हैं। जो कमोबेश सीएम कैसा हो, वो कांग्रेस के दोनों मंत्री थे। जब दोनों मंत्री कांग्रेस के थे, उसके बावजूद भी अगर कार्यकर्ता उनके होर्डिंग लगा सकते हैं, तो हमारी तो पार्टी अलग है, हम दोनों अलग अलग पार्टी से, तो हम अलग अलग पार्टी से अपना सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्या? तो विजय जी को ये बात करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के जो पूरी चर्चा से एक बात सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अपना विजन प्रस्तुत किया है। उसमें जिस तरीके से उन्होंने पूर्ण बहुमत की बात कही है, उसको लेके पक्ष और विपक्ष के दोनों के अपने अपने दावे हैं, और इसके आधार पे तमाम सारी चीजें सामने आती हैं। अब ये तो जनता को तय करना है कि उसे किसको जीतना है, किसको जिताना है, और क्या किस पर वो यकीन करती है। इसके साथ में चर्चा समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ में, कुछ और विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।